हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और एक बार फिर से मैं आवेश की आपके लिए आवेश का पार्ट नंबर 2 लेकर आपके सामने आ चुका हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आवेश के मात्रक, मतलब आवेश की यूनिट क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या क्या होता है, कौन कौन से मात्रक होते हैं, आवेश के मात्रकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ लिया था कि आवेश इसके बीच में प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को, निरावेशित वस्तु को हम आवेशित करते हैं या धनावेशित करेंगे या ऋणावेशित करेंगे तो उसके मास पर क्या डिपेंड हो, मास पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले जाके चैनल पे आप उस वीडियो को देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और अपने वो नवंबर बैच की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक क्या पढ़ेंगे? आवेश के मात्रक। अब आवेश के मात्रक क्या होते हैं? आवेश का फर्स्ट मात्रक तो होता है कूलाम। मेन मात्रक आवेश का यही होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बात क्लियर। आवेश का एसआई मात्रक ये किस क्या है? आवेश का एस आई यूनिट है। ये आवेश की एस आई यूनिट है। फिर बात करेंगे आवेश की एमकेएस पद्धति में यूनिट क्या होती है? एमकेएस यूनिट वो हो जाएगी एम्पियर गुणा सेकेंड। एम्पियर इनटू में सेकेंड, मतलब आपने हमको अच्छी तरीके से बताया कि धारा क्या कहलाती है? आवेश प्रवाह की दर। मतलब आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। क्यू यहाँ पर क्या है? क्यों ही तो है आवेश। हाँ, क्यों आवेश ही तो है। टी क्या है? समय। ठीक है, और इसका मात्रक क्या है? कूलाम। इसका मात्रक है सेकेंड। और आई एम्पियर। एम्पियर ये क्या है? धारा। धारा का मात्रक क्या देता है? एम्पियर। तो कूलाम के इक्वल टू, मतलब आवेश कूलाम सी इक्वल टू एम्पियर, मतलब ए एमपी इंटू में सेकेंड। कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू में सेकेंड। अगर आपको एमकेएस मात्रक पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में है तो ये मात्रक हो जाएगा, या फिर ये ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा। एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक दोनों इक्वल होते हैं। एसआई यूनिट कूलाम और एमकेएस यूनिट एम्पियर इंटू में सेकेंड। बात क्लियर। आवेश के मात्रक बता दिए मैंने आपको दो, एमकेएस पत्ती में और एसआई पत्ती में। एसआई मात्रक कूलाम होता है और एमकेएस पत्ती में क्या होता है? एम्पियर इंटू में सेकेंड। बात क्लियर यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर बात करते हैं अपन आवेश के अन्य मात्रकों की। सीजीएस पत्ती में बात करें, सीजीएस पत्ती में बात करें तो इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। सीजीएस पत्ती में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या? स्टेट कूलाम। फिर बात करते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। क्या होता है? फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। क्या होता है? फेराडे। और एक फेराडे इज इक्वल टू कितना होता है? एक फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। एक फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम। मतलब ये जो फेराडे है वो 96,500 कूलाम आवेश के इक्वल होता है। तो सबसे बड़ा मात्रक हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कि हम आवेश को जैसे माइक्रो कूलाम है, एक मिली कूलाम, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मिली कूलाम, स्मॉल एम का मतलब क्या था? मिली। एक मिली कूलाम इक्वल टू 10⁻³ कूलाम। एक मिली इक्वल टू 10⁻³ फिर बात करते हैं एक कैपिटल एम लिखूंगा तो उसका मतलब क्या आ जाएगा? कैपिटल एम का मतलब
माइक्रोकुलाम। क्या हो जाएगा? माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम मतलब 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। 1 नैनोकुलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 कुलाम। और 1 पिकोकुलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम। इस तरीके से भी आप आवेश को छोटा कर सकते हैं। देखो छोटा होता जा रहा है, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 12। इस तरीके से भी आवेश के मात्रक होते हैं। मैन मात्रक तो कुलाम है, कुलाम, फैराडे, स्टेट कुलाम और एम्पियर इनटू में सेकंड। बात क्लियर? फिर बात करेंगे आवेशों के गुण के बारे में। क्या? आवेशों के गुण के बारे में, और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है, वो किस तरीके से वस्तु आवेशित होती है, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं? फर्स्ट गुण होता है आवेशों का, आवेशों की योज्यता। फर्स्ट गुण क्या होता है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होता है कि आवेशों का बीज गणितीय योग क्या होता है? संभव होता है। क्या? आवेशों का बीज गणितीय योग संभव होता है। मतलब हम जोड़ना चाहें जैसे +2 कुलाम, ठीक है, -3 कुलाम, सॉरी +6 कुलाम, ठीक है, तो कितने देंगे? 6 और 2 8 -3 मतलब 5 कुलाम। इस तरीके से आवेशों का बीज गणितीय योग संभव है। क्या है? बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग संभव है। आवेशों का क्या है? बीज गणितीय योग संभव है। आवेशों की योज्यता का गुण यही होता है, आवेशों का बीज गणितीय योग संभव है। फिर हम दूसरी बात देखते हैं, आवेशों का दूसरा गुण देखते हैं, आवेशों की निश्चलता। क्या है? आवेशों का दूसरा गुण क्या है? आवेशों की निश्चलता। निश्चलता का क्या मतलब है कि आवेश स्थिर हो चाहे आवेश गतिशील हो, आवेश उस पर उतना का उतना रहता है, उसके आवेश पर उसके चार्ज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या है कि Q विराम इक्वल टू Q गतिशील। बात क्लियर है यहां तक? Q विराम इक्वल टू Q गतिशील, बस बात खत्म। Q विराम इक्वल टू Q गतिशील मतलब आवेश जितना विराम अवस्था में होता है उतना ही गतिशील अवस्था में होता है। फिर तीसरा गुण है आवेश संरक्षण का गुण। संरक्षण का गुण क्या है कि आवेश को तो न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है? आवेशों का संरक्षण। बात क्लियर यहां तक? आवेश को न नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है? आवेश का संरक्षण का गुण। बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट गुण की, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला आता है जिस पर अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो बात करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आवेश की क्वांटम पद्धति स्थापना हुई थी। मतलब
मतलब मिलिकन ने जो तेल बूंद प्रयोग किया उसमें क्या थी, आवेश की क्वांटम पद्धति की स्थापना ही। और मिलिकन ने क्या बताया कि किसी भी वस्तु को अगर हम क्यू चार्ज देते हैं, किसी भी वस्तु को दिया गया चार्ज क्यू, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी भी वस्तु को दिया गया चार्ज इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यदि हम धनात्मक देंगे तो यहाँ प्लस है और माइनस, मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब हमें किसी भी वस्तु को आवेश देना है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत जाएगी। पूर्ण गुणज का मतलब है कि पूर्ण संख्या है, एन का मान क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बात के लिए चलिए आगे देखते हैं। अब बात ये है कि हमको ये जो आवेश का क्वांटीकरण है Q इक्वल टू एन, ये है फॉर्मूला काम में कैसे लेना है या इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक अच्छे तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फिर से आपको पढ़ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेश की योज्यता क्या है, बीजगणित योग संभव है। आवेशों की निश्चयता क्या है कि आवेश विराम में और गतिशील अवस्था में उतना का उतना होता है, उसके आवेश के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश का संरक्षण का गुण क्या कहलाता है कि आवेश को न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। फिर अगला गुण क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से आवेश की क्वांटम पद्धति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, यह किस नियम के द्वारा सत्यापित किया गया था, तो मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से। Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला है यहाँ पे, किसी भी वस्तु को दिया गया, मिलिकन ने बताया कि किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 टू पावर माइनस 19 गुलाम, और फिर एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। बात क्लियर। अब ये फॉर्मूला काम में कैसे लेना है ये बताता हूं अभी आपको। देखिए फॉर्मूला क्या था अपना, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। अब आपको बोले कि यदि हमें किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देना, यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात यह है कि यदि हमें उस वस्तु को धनावेश देना है या ऋणावेश, श्योर सी बात है, अभी किसी वस्तु को धनावेश देना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और ऋणावेश देना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो देना कितना है, 1 कूलम। कितना, 1 कूलम, मतलब क्यू की वैल्यू 1 कूलम। ई की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 कूलम इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बटे 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है अब अपने को। देखो तो अब मैं ये यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां से मैं 1 0, यहाँ पे कितने हैं, 10 की पावर माइनस 19 है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10/16 गुणा 10 की पावर माइनस 18 गुणा 10 की पावर माइनस 1। 10 की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, 10 की पावर प्लस की 1, और ये कितना बन जाएगा, 100। ठीक है, तरीका है। अब इसको कट कर देते हैं। 16 एकम 16, 16 छिक्की 96, कितना, 16 छिक्की 96, बच गए कितने, 4। ठीक है,
16 4 4 बच गए, 16 16 दूनी 32 पॉइंट, 16 दूनी 32 बच गए कितने 8, 16 पंजू 80, 6.25। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.25 गुणा 10 की पावर, ये -18 है ऊपर चला जाएगा, प्लस का 18, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात क्लियर, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको वस्तु को धनावेश देना है, क्या देना है धनावेश देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है, अब ऋणावेश देना है, ऋणावेश देना है, नेगेटिव चार्ज देना है, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन देने होंगे। ये अपना न्यूमेरिकल के हिसाब से हो गया, इस फॉर्मूला को कैसे काम में लाए ये अपना। और एक बात बता दूं, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट भी याद रखना, आपको डायरेक्ट भी याद रखना ताकि एग्जाम में आए तो 1 कूलम आए। आप देखो एक बार, 1 कूलम आता है ना, तो यहाँ पे 1, 2 आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 आता है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना भी आओ 6.25 10 टू पावर 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, तो इस वैल्यू को आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 है इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन आवेशन की विधियां मतलब किसी भी वस्तु को हमको आवेशित करना है तो हम उसको किस किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात है घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बात है, पहली विधि कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब किसी भी वस्तु को हमको आवेशित करना है तो हम उसको घर्षण के द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं ऐसे, मतलब मैं अपनी हथेली को रगड़ रहा हूं, इसको इससे रगड़ रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो दो आवेशित होंगे, श्योर सी बात है। अगर हम घर्षण उत्पन्न करेंगे, घर्षण करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी, तो वो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा दोनों पर। तो एक पर नेगेटिव आएगा, एक पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है, तो जो इलेक्ट्रॉन देती है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जो लेती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात सीधी सी है। तो यह क्या जाएगा, घर्षण द्वारा भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ऐसे ले लो, हम ऐसे कैंगी आती है अपनी, चाहे मार्कर ले लो चाहे कैंगी ले लो, उसको ऐसे सिर में रगड़ के ऐसे करके हम, ठीक है, वो कागज के टुकड़ों या मिट्टी के कणों के पास लेके जाते हैं, कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं या मिट्टी के टुकड़ों, तो वो है उनको आकर्षित कर लेती है, वह उनको आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। बात क्लियर, कैसे खींचती है कि जब हम ऐसे रगड़ते हैं, सिर में रगड़ते हैं उसको, ठीक है, तो वह कंघी जो है क्या है, आवेशित हो जाती है, और उन मिट्टी के कणों पर उनके कंघी के विपरीत चार्ज आता है और उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। कल मैंने बताया था आपको, प्रेरण के द्वारा दूसरी वस्तु पर विपरीत चार्ज आ जाता है, उतनी ही मात्रा में विपरीत चार्ज आ जाता है। तो वही बात उसमें है। तो कैंगी को रगड़ा, ऐसे उसके पास लेके गए, मिट्टी के कण के पास लेके गए, तो मिट्टी के कण पर कैंगी पर जो चार्ज था उसके विपरीत चार्ज आ गया, तो वो उसने क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो यही बात थी, क्या हुआ, घर्षण द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब बात करूं, एबोनाइट की छड़ है, कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने पर जो कांच की छड़ है वह ऋणावेशित हो जाती है।
कांच की छड़ में क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, और ऊन का कपड़ा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक पर नेगेटिव। तो जब कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित, और ऊन का कपड़ा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। दूसरी बात करते हैं हम प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, मैंने आपको बताया कि एक वस्तु को घर्षण में क्या करता है, अपने को स्पर्श करवाना पड़ता है, मतलब ऐसे रगड़ना पड़ता है तभी तो घर्षण होगा। तो घर्षण में वस्तुओं को क्या करवाना पड़ता है, स्पर्श करवाना पड़ता है। लेकिन प्रेरण एक ऐसी विधि है जिसमें दो वस्तुओं को बिना स्पर्श किए एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। दो वस्तुओं को स्पर्श कराए बिना एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आवेशित किया जा सकता है। जैसे ये कोई गोला है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है पूरे के ऊपर, ठीक है। ये कोई दूसरा गोला है, इसके नजदीक लेकर आता हूं तो बिना टच किए इस गोले के आधे पृष्ठ पर, जो इस गोले की साइड में है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आधी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब टोटल तो इसका क्या होगा, टोटल तो इसका जीरो ही है, टोटल तो जीरो ही है, और पहले भी जीरो ही था। मतलब क्या है, ये निरावेशित है, ये आवेशित है। अब निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लेकर आते हैं तो उस पर इसकी साइड में जो आधा पृष्ठ है उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत, और इतना ही इधर इसके विपरीत उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो निरावेशित रहती है, ठीक है, बात क्लियर। तो इनके बीच में क्या लग जाता है, आकर्षण बल लग जाता है, आकर्षण बल लग जाता है, और ये वस्तु भी आवेशित हो जाती है, ठीक है। फिर बात क्लियर। फिर तीसरी बात है चालन द्वारा। चालन द्वारा, तीसरी बात है चालन द्वारा। अब चालन में क्या होता है कि कोई भी दो गोले हैं, एक गोले से दूसरे गोले को आवेशित करना है। तीनों अलग अलग हैं, इसमें तो रगड़ के दोनों को आवेशित किया था, ठीक है, इसमें तो रगड़ के दोनों को आवेशित किया था। इसमें क्या था कि एक चालक था, एक आवेशित था, एक निरावेशित था, दोनों को पास लेकर आए लेकिन स्पर्श नहीं करवाए तो भी आवेशित हो गए। तीसरी से चालन द्वारा, मतलब दोनों को हम तार से जोड़ देंगे, एक चालक तार से जोड़ दिया तो भी आवेशित हो जाएंगे, ठीक है। एक पर चार्ज है, इस पर उतना ही क्या जाएगा, दोनों इक्वल चार्ज हो जाएगा, तो ये भी वस्तु आवेशित हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि आवेशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश के मात्रक क्या होते हैं, और इससे जो पहली वीडियो थी उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी। आप उनको भी जरूर देखना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। बात सीधी ही है दोस्त, अगर सफलता पानी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आप यकीन मानो, नेवी एयरफोर्स 11th और 12th का सिलेबस आता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। पढ़ते भी हैं 80% वाले, 90% वाले, ठीक है, वो स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन हर बच्चे का क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यू आपने 6 महीने, क्या 6 महीने भी आपने 5-5 घंटे पढ़ाई कर ली दिन में, 6 महीने, ओनली 6 महीने। 6 महीने के बाद दूसरी वैकेंसी आती है, हर 6 महीने से नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। तो हर 6 महीने 6 महीने भी छोड़ो आप, लगभग 5.5 महीने आपने कंटिन्यू तैयारी कर ली, 5 घंटे देकर, तो मैं आपको लिख के देता हूं आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं लगभग 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, ठीक है, वैकेंसी के रिजल्ट आने के बाद अगली वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाती है महीने के बाद, ठीक है, महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाती है, उससे अगले महीने 20-25 दिन तक, लगभग 10-15 दिन तक फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले एग्जाम डेट आ जाती है। तब स्टूडेंट्स जब एग्जाम डेट आ जाती है, फॉर्म भरते हैं, तब ये सोच लेते हैं कि जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ लेंगे,
एग्जाम डेट आती है तो ये सोच लेते हैं कि 10 दिन बचे, अभी तो 1 महीना पड़ा है, 20 दिन बचे तब पढ़ लेंगे। मतलब क्या है कि जब लास्ट का 1 महीना बचता है ना, तब स्टूडेंट्स किताब को खोल के बैठते हैं, तब उनके ये समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है। बात तो यही है, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता। और जो कंटिन्यू 6 महीने तक, कंटिन्यू 5 या 6 महीने तक अपने फ्यूचर बनाने के लिए 5 घंटे भी दे देता है नॉर्मली, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। और जो स्टूडेंट्स ये करता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बात क्लियर है? तो मैं आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो 5 या 6 घंटे डेली के डेली आप किताबों को दीजिए। बाकी चाहे कुछ भी करो, आप 5 घंटे के अलावा कुछ भी करो, आपकी दिनचर्या, आपके पास 5 घंटे देने के बाद भी 18 या 19 घंटे बचते हैं। 6 घंटे देते हैं तो 18 बचते हैं, 5 देंगे तो 19 बचते हैं। उसमें आप कुछ भी करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ 5 या 6 घंटे अपने फ्यूचर को दीजिए, बाकी कुछ भी करो। बात क्लियर है? तो 5 या 6 घंटे पढ़ने से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं और सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या कंडीशन है फिलहाल में, इतनी वैकेंसी भी नहीं है। और आपको अच्छी तरीके से पता है एयरफोर्स और नेवी हर 6 महीने में आपको वैकेंसी दे रहे हैं, तो आपको उनका बेनिफिट लेना चाहिए। सबसे छोटी एज में, 16.5 की एज में, सबसे छोटी एज में यही भर्ती निकलती है, यही भर्तियां निकलती हैं। और 19 तक, 19 मैक्सिमम 20 तक, 19 या 20 तक अगर आपने इसमें सिलेक्शन पा लिया तो वो लाइफ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संपूर्ण लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एक सिक्योर लाइफ जी सकेंगे ओनली 6 महीने की मेहनत से। कितने महीने की? 6 महीने की मेहनत से आप अपने 60 या 70 साल आगे के सिक्योर कर सकते हैं। एक अच्छी, इस दुनिया को देखते एक अच्छी लाइफ स्टाइल में जी सकते हैं। तो आज से ही 6 महीने के लिए 5 या 6 घंटे अपनी बुक्स को दो, बाकी सब भाड़ में जाओ। क्या? भाड़ में जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि मेरी जो मेहनत है, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, उससे आपको कोई बेनिफिट हो भी रहा है या मैं ऐसे ही परेशान हो रहा हूं। तो कम से कम मेरे को पता तो चले कि बच्चों को कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है और कैसा नहीं, ताकि मैं इसमें और भी सुधार कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।